नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से, आपसे, हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही आज हम सबसे पहले जिस खबर की चर्चा करने वाले हैं वो एक बार फिर से संकेत दे रहा है खतरे का। वो खतरा जो हिंदू बेटियों पर मंडरा रहा है, वो खतरा जो हिंदुत्व पर मंडरा रहा है, वो खतरा जो हमारे देश पर मंडरा रहा है। ये कहानी सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है, ये सीधा हमला है भारत की आत्मा पर, बेटियों की अस्मिता पर और हमारी संस्कृति पर। दरअसल प्रयागराज से एक और केरल फाइल की स्टोरी खुल गई है। प्रयागराज से लेकर केरल तक चल रहा धर्मांतरण का जिहादी रैकेट और निशाने पर देश की बेटी, 15 साल की ये मासूम बेटी। लेकिन समय रहते वो लड़की इन जिहादियों के चंगुल से निकल भागी है, ये अच्छी खबर है। लेकिन जब ये बेटी इन जिहादियों के चंगुल से भागी और जब उसने पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो सभी हैरान रह गए। सुदर्शन न्यूज के पास है एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जिसमें एक मासूम बच्ची को उसके घर से उठाकर पहले ले जाया जाता है, फिर ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया और अंत में उसे जिहादी ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही थी। उसे दरअसल आत्मघाती दस्ते का सदस्य बनाने की तैयारी हो रही थी। उसे आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन भेजने की तैयारी हो रही थी, वो इस्लामिक आतंकी संगठन जो साफ तौर पर दुनिया के लिए आतंक का पर्याय है। ये सब कुछ हुआ है धर्म की आड़ में, सांप्रदायिक दोस्ती के नाम पर और राजनीतिक मौन के सहारे। मामला प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के लिलहट गांव का है। पड़ोस की एक मुस्लिम महिला दरकशा बानो 15 साल की इस बच्ची को धीरे धीरे जाल में फंसाती है। और यहां भी देखिए, ये जो लोग जय मीम जय भीम का ढोल पीटते हैं ना, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो नाबालिग मासूम बच्ची है ये दलित बच्ची है। धीरे धीरे इस बच्ची को दरकशा बानू ने अपने झांसे में फंसाया। उसे इस्लाम के झूठे महिमा मंडन की कहानियां सुनाई जाती, हिंदू धर्म के खिलाफ उसके अंदर जहर भरा जाता और फिर एक रात बच्ची को बहला फुसलाकर केरल ले जाया जाता है। पहले मस्जिद, फिर प्रयागराज स्टेशन, दिल्ली और अंत में केरल के त्रिशूर। यहां बच्ची के साथ धर्मांतरण की जबरदस्ती की जाती है। सिर पर नकाब, हाथ में कुरान और मन में डर। उसे कहा जाता है कि अब तू इस्लाम कबूल कर चुकी है, अब जिहाद में काम आएगी। बच्ची ने बताया कि वो वहां पर बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कई लोगों से उसकी मुलाकात हुई। वहां पर वो मौजूद थे जो उसे हथियारों की ट्रेनिंग देने की बातें कर रहे थे। क्या यही है लव जिहाद 2.0? यानी पहले हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाओ और फिर उसे आतंक की दुनिया में धकेल दो, उसे आत्मघाती दस्ते का हिस्सा बनाओ जिहाद के नाम पर। क्या यही है दलित मुस्लिम एकता का सच जो हमें बार बार सुनाया जाता है? आज सच्चाई यह है कि हमारी बहन बेटियां एक संगठित जिहादी गिरोह के निशाने पर हैं। प्रयागराज पुलिस ने दरकशा बानो और उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये केरल मॉड्यूल से जुड़े हैं, यानी एक देशव्यापी नेटवर्क जो गरीब, दलित और असहाय हिंदू बच्चियों को टारगेट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और फिर उनका इस्तेमाल आतंकवादी साजिशों में किया जाता है। इस बच्ची की हिम्मत को दाद देनी चाहिए।
इस बच्ची का जब पहले ब्रेन वॉश किया गया, इसे केरल के त्रिशूर ले जाया गया, उसके बाद जब इस बच्ची ने ये जान समझ लिया कि इसे आत्मघाती दस्ते का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही है, इसे आतंकी ट्रेनिंग देने की बात चल रही है, तो इस बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागने का कदम उठाया और ये बच गई। आज वो अकेली नहीं है। सवाल ये है कि कितनी और बच्चियां अब भी इस दलदल में फंसी हुई हैं। कितनी दरकशा बानो, कितने मोहम्मद कैफ और कितने जिहादी मॉड्यूल अब भी देश में सक्रिय हैं। भारत को अब चुप नहीं रहना होगा, सनातनियों को अब चुप नहीं रहना होगा, क्योंकि हमारी बेटियां शिकार बन रही हैं। जिहादियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। कानून से और राष्ट्र की जागरूकता से भी हमें साफ तौर पर हिंदू बेटियों को बचाना होगा, उन्हें जिहाद के इस दलदल से बचाना होगा और तभी हम अपनी राष्ट्र की आत्मा को, राष्ट्र की जिजीविषा को जीवंत रख पाएंगे। इस पूरे प्रकरण में जब ये बच्ची भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गई है, पुलिस की अभी फिलहाल ये कस्टडी में है और दो जो आतंकी हैं दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मसले पर प्रयागराज के डीसीपी गंगानगर क्या कह रहे हैं, हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। तो लड़की ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। लड़की का बयान, पीड़िता का बयान इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो केरल के त्रिशूर उस कैंप से होकर आई है जहां पर जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जैसा कि बच्ची बार बार बता रही थी कि उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी देखी जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, यानी वो मौलाना थे। तो क्या अब उन मौलानाओं तक भी प्रयागराज पुलिस पहुंच जाएगी? ये बड़ा जांच का विषय बनता जा रहा है। इस बीच हम आपको उस पीड़ित बच्ची का बयान भी सुनवाना चाहते हैं और बच्ची की मां का बयान भी आपको सुनवाते हैं, जो आप बीती जब बच्ची ने बताई तो फिर आत्मा ही कांप उठी। बयान मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। रक्षा बोली क्यों रो रही हो? रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लगे मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद
एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। तो सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं अगला टारगेट आपकी बच्ची तो नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से मॉड्यूल काम कर रहा है, जिस तरह से प्रयागराज से बच्ची का ब्रेन वॉश करके उसे केरल ले जाया जाता है, ये केरल फाइल्स की रीओपनिंग है और इसीलिए इस पर तफ्तीश भी जारी रखनी होगी और इसे लेकर, इस मॉड्यूल को लेकर सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई भी करनी होगी, तभी हमारी हिंदू बच्चियां सुरक्षित होंगी। बात सुरक्षा की हो रही है तो इन दिनों महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी खूब गूंज रहा है। वो पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री महिला हैं ममता बनर्जी। नाम में ममता है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए ये ममता ही है? महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 10 महीने में 2 बड़ी वारदात। पहले मेडिकल कॉलेज में एक बेटी के साथ गैंग रेप और उसकी नृशंस हत्या, और अब लॉ स्टूडेंट की लॉ कॉलेज के अंदर बलात्कार, गैंग रेप। न्याय की आस है इस पीड़िता को, लेकिन सवाल है न्याय मिलेगा कैसे? क्योंकि जो आरोपी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। मुख्य आरोपी ही टीएमसी का नेता है, इस कॉलेज का ही भूतपूर्व छात्र है, टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं से उसके संपर्क है। गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से ही काम चलेगा या इनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई भी होगी? क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार बलात्कारियों का संबंध टीएमसी से निकल कर आ रहा है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर लॉ कॉलेज तक हर जगह आरोपी टीएमसी से संबंध रखते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो टीएमसी के ही बड़े बड़े नेता बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय बेटियों को नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। इस लड़की के लिए भी कहते हैं, इस बच्ची के लिए, बेटी के लिए, 24 साल की ये जो लॉ स्टूडेंट है, इसके लिए भी मदन मित्रा टीएमसी के लीडर है, कह रहे हैं कि अगर ये अकेले नहीं गई होती तो ये नहीं हुआ होता, उसे अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहिए था। सवाल ये है कि ये बयान क्या बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं देते? क्या ये बयान ये खुद नहीं बताते कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या ये बयान पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़ा नहीं करते? और इन सब के बीच ममता बनर्जी का मौन उससे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि बीजेपी ने इस पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई। फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग आज कोलकाता पहुंचे हुए थे, जिसमें सतपाल मलिक, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा की से मिलकर ये फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है। जब ये टीम वहां पहुंची तो उस वक्त इस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हें कॉलेज में नहीं जाने दिया जा रहा था। पुलिस ये कह रही थी कि ये क्राइम सीन पर नहीं जा सकते। अब सवाल यह है कि पुलिस आखिर छिपाना क्या चाहती है? एक बेटी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में क्यों टीएमसी का प्रशासन, टीएमसी सरकार हीला हवाली बरत रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी आरोपी हैं उनका संबंध टीएमसी से है? और ऐसे में सवाल यह भी कि जो लोग बेतुका बयान दे रहे हैं, जिनके बयानों से महिलाओं का अपमान हो रहा है, बेटियों का अपमान हो रहा है, क्या टीएमसी उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगी? इन तमाम सवालों को समेटती हुई जवाब के रूप में हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पहुंचती है
कॉलेज के बाहर प्रदर्शन हो रहा होता है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी इस विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है और यहां पर मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जिसे कॉलेज के छात्र टीएमसी का नेता बताते हैं, उसके साथ 2 और साथी थे, एक सीनियर छात्र, एक पूर्व छात्र। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने छात्रा का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। अब सवाल यह है कि वीडियो जब सामने आ गया है तो न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है? क्यों राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को कॉलेज में रोकने की कोशिश की गई? बीजेपी की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को वहां जाने से रोकने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें बताती हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं। देखिए, मैं किसी भी बात से बायस्ड हुए बिना सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका तो मैं ज्ञान नहीं है मुझे, वो तो जाके देखेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। उनसे उनके संपर्क में भी हैं और साथ में उन्होंने लिखित में भी ये दरख्वास्त भेजी है। उसको एज़मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप देखिए कि 8 महीने की गैप में पश्चिम बंगाल में 2 ऐसी घटनाएं घट गई। एक आरजी कर, दूसरा है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, ये जो कस्बा में स्थित है, उसमें एक बच्ची के साथ 19 इयर्स ओल्ड है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उनके साथ बलात्कार हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, महिलाओं की लांछनों का, नाबालिग के साथ रेप। इधर बैराकपुर ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां पे कुछ महीने पहले मैं गया था उस परिवार के साथ मिलने के लिए। एक विकलांग, देखिए घटना जो घटे हैं ये निंदा करने का कोई भाषा मेरा जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे नोंगरा काम यह है। लेकिन कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहां पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मशीनरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं,
उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है, केसेज को हशप कर दिया जाता है। इन रिएक्शन से साफ जाहिर है कि इस केस ने बंगाल की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी ने कोलकाता में महिला सुरक्षा यात्रा निकाली, मशाल लेकर इंसाफ की मांग की गई, लेकिन ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हर घर, हर बेटी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मनोजीत मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। कॉलेज के ही एक छात्र टीचर टीट्स मन्ना ने बताया कि कैसे उसने पहले भी एक कैटरिंग स्टाफ पर हमला किया था, हत्या की कोशिश तक का उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन हर बार ये बच जाता है क्योंकि इसे राजनीतिक शरण मिली हुई है, राजनीतिक छतरी इसके सिर पर थी और अब कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर भी इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता कहां है, उसके परिवार पर क्या दबाव है, इस पर कोई साफ जवाब नहीं है। और इस केस में सिर्फ एक बेटी का नहीं, कानून और न्याय व्यवस्था का भी इम्तिहान है। इम्तिहान ममता बनर्जी का भी है, जो मां माटी मानुस की संकल्पना को बार बार दोहराती हैं, लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी के राज में अगर मां बेटी सुरक्षित नहीं, अगर बेटी सुरक्षित नहीं, तो ये संकल्पना सिर्फ जुबानी दिखावा है, आत्मसात नहीं किया गया है। और इसीलिए ममता बनर्जी के मौन पर भी बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं? क्या बिहार में शरिया लागू करना चाहते हैं तेजस्वी? क्या संविधान से टकरा रहा है तुष्टीकरण का खेल? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति का एक नया चेहरा बनते बनते तेजस्वी यादव अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर उनके और उनके पिता लालू प्रसाद यादव के बयान उत्तर से लेकर दक्षिण की तरह नजर आते हैं। उत्तर और दक्षिण यानी बिल्कुल उलट नजर आते हैं। लेकिन इन विरोधाभासों के बीच असल सवाल यह है कि तेजस्वी किसके साथ खड़े हैं, संविधान के साथ या वोट बैंक के साथ? रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी सभा आयोजित की। इस सभा में भारी संख्या में मुसलमान एकत्र हुए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आयोजित इस सभा में तेजस्वी यादव ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर भाग लिया और मुसलमानों को बड़े बड़े सपने दिखाए। वक्फ कानून के जिन प्रावधानों का विरोध करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में अपनी बात रखी थी, उन्हें उनकी यूपीए सरकार ने तो नहीं सुना, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं प्रावधानों में संशोधन कर जब नया कानून बनाया तो पुत्र तेजस्वी अब उसी का विरोध करने लगे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पिता लालू और पुत्र तेजस्वी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और जब पार्टी के शीर्ष नेताओं के विचार ही अलग हैं तो मुसलमानों को वे भ्रमित करेंगे ही। एक बार पिता पुत्र दोनों की बात सुन लीजिए। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आपको लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बड्डियां बना रहे हैं बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास
हर पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने वाली पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम युवाओं के चहेते शायद राहत इंदौरी की पंक्तियां सुनाकर तालियां और वाहवाही बटोरना चाह रहे थे। यह देश किसी के बाप का नहीं है जैसी पंक्ति के साथ वे नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन वे यह भूल गए कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताने वालों के बाप का भी यह देश नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा या शरिया लागू करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब भी मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी इस्लामिक देशों की तरह भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई बाबा साहब के संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात करेगा तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही जा चुकी है, वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? नया वक्फ कानून गरीब और कमजोर मुसलमानों के पक्ष में है। ये कानून उनकी जमीन पर वक्फ के नाम पर होने वाले अवैध कब्जे को रोकने के लिए लाया गया है। यही वजह है कि पैसे, लाठी और राजनीतिक हैसियत वाले मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं ताकि वक्फ के नाम पर उनकी लूट की दुकान चलती रहे। सुदर्शन न्यूज ब्यूरो, पटना, बिहार। दरअसल इस पूरे के पूरे सिस्टम में ही वो लोग हैं जो घबराते हैं अपनी जमीन खिसकने से, और यही वजह है कि जब कोई निर्णायक कदम उठाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति की नींव हिलती है। वक्फ संशोधन विधेयक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जिस तरह से बिहार की राजनीति वक्फ पर आगे बढ़ रही है, इसका कितना असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दिलचस्प एक और खबर है आपके लिए, क्योंकि भारत एक के बाद एक निर्णायक कदम की ओर बढ़ रहा है, वो भी आत्मनिर्भरता और आक्रामक सामरिक क्षमता के साथ। अगली खबर इसी से जुड़ी है। जब दुनिया की महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों को पहाड़ों के नीचे छिपाकर अपने मंसूबों को छुपाने की कोशिश करती हैं, तब भारत डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित कर रहा है एक ऐसा बंकर बस्टर हथियार जो न केवल जमीन के 100 मीटर नीचे तक घुस सकता है, बल्कि वहां मौजूद दुश्मन के अड्डों को धूल में मिला सकता है। अमेरिका जैसे देशों के पास GBU-57 जैसे भारी बंकर बस्टर बम हैं, जो उनके महंगे B-2 बॉम्बर्स से गिराए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने हालिया ईरान में देखा भी। लेकिन भारत की रणनीति इससे कहीं ज्यादा चतुर, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से कुशल है। भारत अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के 2 नए वर्जन बना रहा है। एक जो एयरबर्स्ट यानी ऊपरी टारगेट्स को तबाह करेगा, और दूसरा जो दुश्मन की जमीन के नीचे की हड्डियों तक को चकनाचूर कर देगा।
8 टन का महाविनाशक वॉरहेड मैक 8 से मैक 20 तक की हाइपरसोनिक स्पीड और टारगेट से पहले 80 से 100 मीटर तक जमीन में घुसने की क्षमता। यह किसी भी विरोधी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि अग्नि 5 अब केवल प्रतिरोध नहीं बल्कि अभूतपूर्व प्रहार का नाम है। सबसे खास बात यह है कि भारत ये सब कुछ अपने संसाधनों पर, अपने वैज्ञानिकों, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर कर रहा है और ये किसी विदेशी ताकत के आगे झुकने का समय नहीं है, बल्कि उनके बराबर खड़े होकर ये कहने का समय है कि भारत अब युद्ध केवल सहता नहीं है, जरूरत पड़ी तो निर्णायक भी होता है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की कमांड सेंटर्स, डीप अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स और बंकरों में छिपी गुप्त तैयारियां अब कोई भी भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। डीआरडीओ की ये जो पहल है वो केवल एक न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है बल्कि एक बहुउद्देशीय रणनीतिक हथियार भी बन रही है जो कूटनीति की जमीन पर और रणभूमि के नीचे दोनों पर ही प्रहार कर सकेगी। अमेरिका को पीछे छोड़ने की यह होड़ नहीं है बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सैन्य गौरव की घोषणा है। यही है वास्तविक मेक इन इंडिया। यही है नया भारत जो गर्व से कहेगा राष्ट्र सर्वोपरि। सवाल ये नहीं कि भारत कितनी मिसाइल बना सकता है, सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है। हम हैं भारतवासी, न झुकेंगे न रुकेंगे। अब दुश्मन की धरती भी कांपेगी क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण आधार देते हुए उस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं जो आकाश से लेकर पाताल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है, दुश्मनों के चक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो वो भारत की इस ताकत का सामना नहीं कर सकेगा क्योंकि भारत ने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्रण ले लिया है और आत्मनिर्भर भारत का ही ये सबसे बड़ा प्रमाण है जो डीआरडीओ करने वाला है और ये बदलाव ही, ये तैयारी ही नए भारत की बुलंद तस्वीर है। अब इसी बुलंद तस्वीर के साथ आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं जहां पर धर्मशाला में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। वजह है दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज। लेकिन ये कोई साधारण खोज नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो पिछले 385 वर्षों से बौद्ध परंपरा में चलती आ रही है। लेकिन अब इस पर भी चीन की लाल निगाहें टिक चुकी हैं। 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो अपने जन्म दिवस से पहले एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा बौद्ध धर्मगुरु दुनिया भर से शामिल हो रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, लेकिन इस पवित्र परंपरा में अब घुसपैठ कर रहा है कम्युनिस्ट चीन, जिसकी नीति ही विस्तारवाद की है, जो हर आत्मा को पहचानने वाली चेतना को भी अपनी सत्ता से कुचलना चाहता है। याद रखिए, ये वही चीन है जिसने 1960 में तिब्बत पर हमला बोला, बौद्ध संस्कृति को रौंद डाला और दलाई लामा को निर्वासित कर दिया। भारत ने मानवीयता दिखाई और उन्हें धर्मशाला में शरण दी, जहां आज भी निर्वासित सरकार चल रही है। लेकिन अब ड्रैगन को डर सता रहा है कि अगर दलाई लामा के उत्तराधिकारी भारत में खोज लिए गए तो उसका झूठा वन चाइना का दावा ध्वस्त हो जाएगा। चीन कहता है कि दलाई लामा की नियुक्ति बीजिंग तय करेगा। क्या अब आत्मा भी कम्युनिस्ट पार्टी से आदेश लेगी? क्या बौद्धों की आस्था को लाल किताब से चलाया जाएगा? धर्मशाला की बैठक भले ही गोपनीय हो, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। तिब्बत स्वतंत्र सोचता है, स्वतंत्र जीना चाहता है और भारत की भूमि से सत्य की आवाज उठा रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम में तिब्बती अस्मिता की रक्षा में स्पष्ट रुख अपनाएगी? क्या 2026 में चीन अपने पैड प्रोडक्ट दलाई लामा को दुनिया पर थोपेगा और क्या वैश्विक बौद्ध समुदाय इस छल को स्वीकार करेगा? ये सिर्फ एक धार्मिक उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं, ये भारत की धरती पर एक ऐसे युद्ध की आहट है जहां आत्मा की स्वतंत्रता को सत्ता की बेड़ियों से बांधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार बदलाव बड़ा होगा क्योंकि स्वतंत्रता आत्मा में बस रही है। और आइए, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी गुड न्यूज की तरफ अब आपको लिए चलना है। गुड न्यूज आज की बेहद खास है। भोपाल गैस त्रासदी, याद है आपको वो तस्वीर, वो मासूम बच्चे को गोद में लिए एक तड़पती हुई मां। ये तस्वीर जब भी भोपाल गैस त्रासदी का नाम लिया जाता है, वो तस्वीर सामने आ जाती है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है। उसके काले अध्याय का अब अंत हो चुका है। 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के उस बदनाम कारखाने से निकले 358 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का पूरी तरह से निपटान कर लिया गया है। यह कचरा मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया। यह वही कचरा था जो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात हुई गैस त्रासदी के बाद से भोपाल में पड़ा हुआ था और लगातार पर्यावरण और इंसानी सेहत के लिए खतरा बना हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 5,479 लोग मारे गए थे, लेकिन सामाजिक संगठनों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। करीब 5 से 7 लाख लोग गंभीर बीमारियों और अपंगता से प्रभावित हुए। इस कचरे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई हुई। 1 जनवरी 2025 को यह कचरा सील बंद ट्रकों में पीथमपुर लाया गया और 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विशेष भस्मक में इसे जलाया गया। कुल 337 मीट्रिक टन कचरा जलाया गया और बाकी बची राख को वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल साइट में दफनाया गया। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में हुई इस प्रक्रिया के दौरान वायु गुणवत्ता सामान्य रही, जिससे आसपास के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस ऐतिहासिक कदम के साथ अब भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ा झेल चुके लाखों लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार अब इस पुराने कारखाने की 65 एकड़ जमीन पर हिरोशिमा की तर्ज पर एक शांति स्मारक, रिसर्च यूनिट और सिटी फॉरेस्ट बनाने का प्लान कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाया जा सके कि लापरवाही कितनी भारी कीमत वसूलती है और इंसाफ देर से ही सही मगर मिलता जरूर है। जनमत में इसी के साथ आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।